चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक ही हो पाया, फिर 5 क्वेश्चन इसके बाद मिटा के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम आप लोग को पता होगा। आप लोग जो भी है यहाँ बस आप लोग को सब पता होगा, बस ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए यहाँ ये वीडियो देख रहे होंगे। तो न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है कि बताइए इसमें से क्या होगा। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, या भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, या संबद्ध बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसमें से क्या होगा, आप जल्दी से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो तीसरा नियम बोलता है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि बल जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्वेश्चन से ही आप लोग समझ पा रहे हो कि परिवर्तन का विरोध कौन करता है, या विराम अवस्था में या एक समान गति में कौन रहना चाहता है। तो परिवर्तन का विरोध कौन करता है, गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अभिक्रियता। खैर ये हम गलत लगाए हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो है परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई इंसान या कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, या कोई विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, यानी गति का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। गति का नहीं, परिवर्तन का विरोध करता है। जिस भी चीज़ में वो रहता है उसी में रहना चाहता है, वो किसी भी तरह का परिवर्तन का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। ये क्वेश्चन देखिए हम गलत मारे हैं, पता नहीं ध्यान मेरा कहाँ था। हो सकता है मेरा रंगने में गलत हो गया हो, बी के जगह सी या ए की जगह बी रंग दी हो, या बी की जगह सी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन गलत है तो गलत है। तो बल बराबर, बल का गुणनफल क्या होता है, बल फोर्स बराबर एफ बराबर एम इंटू ए, ये आपको पता होगा। इसी से समझ आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। देखिए हम वस्तु जमीन से ऊपर उठा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन वस्तु यहाँ पर आकर स्थिर हो गया, तो वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका क्या होता है, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, आप पढ़े होंगे एफ एस कॉस थीटा। तो F क्या हो जाएगा यहाँ फोर्स, और S क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। S क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है लग रहा है यहाँ, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ, वर्क कितना हो रहा है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर कोई S ही यहाँ पर मेरा जीरो है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो ही जीरो है। तो यहाँ जीरो गुना समथिंग कुछ भी कीजिएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वही शून्य है, डिस्प्लेसमेंट ही मेरा जीरो दिया हुआ है। क्योंकि ये ऊंचाई पर पकड़ कर रखने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए, यानी ऊंचाई पर वो स्थिर है, और स्थिर है तो यानी कि वहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इस शून्य से कुछ भी गुना करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य जूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शून्य जूल। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। तापमान अगर 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है, 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा। आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है, यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सबसे लो होता है और इसका आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो है सबसे हाई होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर।
यानी इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का आयतन घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है, और आयतन जो है सबसे कम होता है। तो ये 9 डिग्री से हम 3 डिग्री ला रहे हैं, तो 9 डिग्री से 3 डिग्री लाने के बीच में ही 4 डिग्री पड़ेगा, तभी तो 3 डिग्री के पास आएगा। तो ये 4 डिग्री के पास आके क्या हो जाएगा, मेरा आयतन जो है घटेगा। आयतन जो है घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। आयतन जो है पहले घटेगा, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम आयतन जो है सबसे लो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, यहाँ पर आके लो हो जाएगा, यहाँ से घटना स्टार्ट होगा, यहाँ पर आके सबसे कम हो जाएगा, फिर यहाँ इधर जैसे बढ़ेगा बढ़ने लगेगा, 3 डिग्री की तरफ, 2 डिग्री, 1 डिग्री की तरफ जैसे जाएगा आयतन इसका बढ़ने लगेगा, और घनत्व तो इसका यहाँ पर सबसे कम होगा। तो आयतन पहले यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आके बहुत कम हो जाएगा, घटेगा, और फिर बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 14 नंबर, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर यहाँ। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन होता है ना, कालीन, चादर, कुछ भी समझ लीजिए, या कंबल से ही समझते हैं, अगर कालीन नहीं समझ आ रहा है तो कंबल ही मान लेते हैं। किसी कंबल की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उस पर कौन सा नियम लागू होता है? आपको पता होगा कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है। जैसे गति का पहला नियम ऑप्शन है, गति का दूसरा नियम है, गति का तीसरा नियम, और पहले और दूसरे नियम का संयोजन, ये डी नंबर। ये इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताइए। आपको ये पता होगा कि गति का पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का नियम में ही हमको ये पता चलता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसका वो किसी भी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। या कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, तो गति में परिवर्तन का विरोध करती है। या कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, उसमें गति होने का परिवर्तन में विरोध करती है। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, गति का प्रथम नियम। उसमें जो कंबल में जो धूल रहता है, धूल मिट्टी सब जो रहता है, तो वो उसी में रहना चाहता है, वो परिवर्तन में विरोध करता है, उसी को गति का पहला नियम भी, गति का पहला नियम को हम जड़त्व का नियम से भी जानते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि गति का पहला नियम के अनुसार कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का प्रथम नियम लागू होता है। अगला है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में, रोड़ी युक्त यानी कि कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, ये सब, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग लॉजिक लगा के भी लगा सकते हैं कि बर्फ पर हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग चल नहीं पाते, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल ही कम होता है, वहां पर घर्षण नहीं होता है। बर्फ पर घर्षण बल कम होने के वजह से हम लोग फिसल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। क्या ऐसा है? बर्फ मुलायम होता है और रोड़ी कठोर होता है, इसलिए जो है इस पर चलना, बर्फ पर चलना कठिन होता है। या ये होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ये होगा। या ऑप्शन सी है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, कि बर्फ पर घर्षण बल अधिक होगा। कभी भी जो खुरदरी जो एरिया होता है, यानी कि जहाँ रोड़ी हो, खुरदरी एरिया हो, वो उस पर ज़्यादा वो कठिन होता है चलना, या फिर एकदम प्लेन सरफेस पे ज़्यादा कठिन होता है चलना? किस पे चलना होता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ये गलत हो गया, बर्फ पर घर्षण बल अधिक नहीं होता है, बर्फ पर घर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल, ये पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ये घर्षण बल कम होता है पैर तथा बर्फ के मध्य, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल कम होता है, इसलिए हम लोग फिसल जाते हैं। किसके तुलना में कम होता है?
रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में बर्फ पर जो है घर्षण बल कम होता है। रोड़ी पर हम लोग देखिएगा, किसी भी स्पोर्ट्समैन को आप लोग देखिएगा ग्राउंड में जब खेलता है क्रिकेटर लोग को, तो उसके पैर में नीचे कील रहता है, वो जमीन को पकड़ने के लिए, ताकि वो फिसले नहीं, दौड़ते हुए फिसले नहीं या कैच लेते हुए फिसले नहीं। उसके नीचे वो नुकीला सा रहता है, कांटी जैसा निकला हुआ, जिस जो कि वो जमीन को पकड़ता है, मिट्टी को पकड़ता है। तो भाई रोड़ी से कहने का यही मतलब है, रोड़ी युक्त पैर के, रोड़ी यानी कि जहाँ पे खुरदरा खुरदरा जमीन हो, ऊपर नीचे मतलब पैर पकड़े। अब बर्फ पे क्या हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है, फिसल जाते हैं, वहां पे आप जाइएगा, चलिएगा, चल नहीं पाइएगा, फिसल जाइएगा। तो वो घर्षण बल जो है बर्फ के, पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल कम होता है रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में, इसलिए यहाँ पर जो है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना इसलिए कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में, ये नदी है, यहाँ समुद्र हो गया, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना होगा जहाज, पहले जितना नदी में था वही स्तर पे समुद्र में भी रहेगा, या थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, नदी से थोड़ा सा ऊपर, जैसे समुद्र में आएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, या थोड़ा नीचे, जैसे जब वो नदी में जहाँ था उससे और थोड़ा नीचे चल जाएगा, या ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। क्या ये भार पर निर्भर करेगा? एक नदी में जो जहाज चल रहा है वो भार पर निर्भर करेगा कि किसी, अगर उस जहाज पर 10 केजी हम भार दे दिए हैं तो थोड़ा सा नीचे हो गया, 20 केजी भार दे दिए तो उससे और नीचे हो जाएगा, 50 केजी भार दे दिए तो उससे और नीचे हो जाएगा। तब तो एक टाइम आने पर अगर उस पर हम बहुत ज्यादा भार, जितना वो सहन ना कर सके उतना दे देंगे, तब तो जहाज को डूब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि उसमें भार पर निर्भर होता ही नहीं है। ये यहाँ पे गलत हो गया, भार पर निर्भर करता ही नहीं है ये चीज। समुद्र जो है, नदी के तुलना में समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। नदी के तुलना में समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इस वजह से एक नदी से जब समुद्र में जहाज जाता है तो उसका स्तर उठ जाता है। आप देखिएगा, एक नॉर्मल पानी और एक नमक पानी को आप मिलाइएगा, लीजिएगा, तो एक ग्लास में नॉर्मल पानी रखिए, एक ग्लास में नमक वाला पानी रखिए, तो नमक वाला पानी का जो घोल होगा उसका घनत्व अधिक रहता है। उसमें अगर आप नींबू या अंडा किसी को भी दीजिएगा तो वो तैरने लगेगा। नॉर्मल पानी में अंडा डुबाइएगा, आप ट्राई कीजिएगा, वो डूब जाएगा, और नमक वाले पानी में अंडा या नींबू आप डुबाइएगा तो वो देखिएगा जमीन स्तर से ऊपर ही रहेगा, या हो सकता है बहुत ऊपर रहे, बहुत ज़्यादा नमक मिला देने पे वो पूरा ऊपर आके तैरने लगता है। तो यही वजह है कि उसका घनत्व जो है अधिक रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। घनत्व थोड़ा समुद्र का थोड़ा नदी से वो रहता है, घनत्व ज़्यादा रहता है, इसलिए समुद्र में जो है जहाज थोड़ा सा नदी की तुलना में ऊपर उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? ह्रास करने का मतलब है कि विस्थापन, पानी में विस्थापन होता है, यानी हटना। जब कोई ठोस पिंड हम ले लें, मान लेते हैं कि 5 केजी का हम कोई सामान ले लेते हैं, या 10 केजी का कोई भी हम लकड़ी का सामान या किसी भी ठोस सामान आप ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, तो उसको पानी में जब आप डुबाइएगा, पानी में जब आप उसको गिराइएगा तो उसके भार में ह्रास कितना होता है, यानी जो उसका भार में कितना ह्रास होगा, यह ह्रास कितना होता है? ह्रास यानी कि विस्थापन कितना होगा। ह्रास से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इसको विस्थापन भी आप बोल सकते हैं। विस्थापन यानी हटना, यानी कितना पानी हटेगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है, विस्थापित पानी के बराबर होगा, या विस्थापित पानी के भार से कम होगा, या विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, कम होगा, विस्थापित पानी के भार से अधिक होगा, या विस्थापित पानी के भार से कोई संबंधित नहीं है। तो ये पहली बात तो यहाँ तो ये इसको हटा देते हैं, क्योंकि संबंध तो है, तभी तो यहाँ पे ये ह्रास हो रहा है। और विस्थापित पानी के भार से अधिक होगा, कम होगा, या बराबर होगा, इसमें से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। जितना भी, अगर आप 5 केजी का, आप 5 केजी द्रव्यमान वाला कोई भी वस्तु अगर आप पानी में डुबाते हैं तो उतना ही एरिया जो नदी का रहेगा, उतना ही एरिया वो हटाएगा, ना कि आप 5 केजी दिए तो 50 केजी विस्थापित कर देगा। तो जितना आप डुबाते हैं ठोस पिंड को पानी में, उतना ही एरिया जितना
वजन उसका रहता है, जितना भार उसका रहता है उतना ही पानी विस्थापित उसी के भार के बराबर करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। मान लेते हैं कि ये गिलास, 2 गिलास हम ले लिए, ठीक है। अब इसमें जो है इतना पानी हम भर दिए, पानी यहाँ तक भरा हुआ है इस गिलास का। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मात्रा मात्रा या क्वांटिटी बदलने पर। अब क्या, यहाँ तक पहले था, अब हम यहाँ तक ही कर दिए, पानी का मात्रा हम यहाँ तक ही रख दिए। तो इसमें जितना घनत्व था इसमें भी तो उतना ही घनत्व है, डेंसिटी तो वही रहेगा, डेंसिटी तो चेंज होगा नहीं, डेंसिटी परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, घनत्व इसका आंसर हो जाएगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो आज का ये 20 टॉपिक हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया इस टॉपिक का। बाकी 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन टोटल लाएंगे, तो उसका हम अगले ला देंगे अगले पार्ट में यांत्रिकी चैप्टर से। और इसी तरह कर करके बाकी और भी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम गलत किए हैं, और ये हम अभी नहीं, मतलब आज से 1 साल पहले हमको लगता है शायद ये सब चीज़ हम सवाल लगाए थे, तो हम जो क्वेश्चन गलत करके रखे हैं तो वो हम घेर के रखे थे, इसलिए हमको पता चला कि हम ये सब क्वेश्चन गलत किए हैं। हो सकता है अगर हम अभी टेस्ट लगाते हैं तो ये सब क्वेश्चन हो सकता था सही हो जाता, लेकिन उस समय काम किया हुआ है मेरा। तो मेरे नज़रिए से हम जैसे कैंडिडेट जो भी होंगे, देखिए हम ये अपने आप को बहुत अच्छे नहीं बोलते कि हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप को बहुत खराब भी नहीं बोलते कि हम बहुत खराब हैं। हाँ, एवरेज स्टूडेंट है, और एवरेज स्टूडेंट से ही ये सब गलती होता है, और एक एवरेज स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन उसको उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी यही सब क्वेश्चन गलत किए थे, उसके बाद फिर इसी को सही किए, फिर हम बिहार पुलिस में भी रिजल्ट दिए, 1 बार नहीं 2 बार दिए, फिर बीएड का एंट्रेंस भी निकाले हैं, तो हम यही सब करते थे। आप इन सब क्वेश्चन को सुधार कीजिए, ये सब क्वेश्चन सुधार करने पर ही आपका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर आएगा। ये सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नज़र में आ जाता है, क्योंकि हमसे गलत हुआ है तो मेरे जैसे एवरेज बच्चे से, मेरे जैसे एवरेज भाई से भी गलत हो सकते हैं, मेरे जैसे एवरेज बहन से भी गलत हो सकता है ये सब क्वेश्चन। और अगर ये 20 क्वेश्चन हम करवाए हैं, इसमें अगर आप कोई भी आप लोग 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में गिने जाएंगे, क्योंकि आप इसमें 10 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो समझिए आपका परफॉर्मेंस फिर बहुत अच्छा है। और बस 20 क्वेश्चन आज ये रहा, आज लाए थे, बाकी और 40 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लेके आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।